हेलो स्टूडेंट, हम देखेंगे वाहित मल उपचार में सूक्ष्म जीव। तो इसकी परिभाषा पहले वीडियो में बता दिया गया था कि वाहित मल जिसको सीवेज कहा जाता है, तो ये सभी चीज़ें अपशिष्ट पदार्थों से मिलकर बना होता है और इसमें पानी की मात्रा अधिक होती है। हम देखेंगे अभी कि ये जो वाहित मल होते हैं उसके लिए उसका उपचार जब किया जाता है तो उसमें सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, है ना। क्योंकि उसमें जो वाटर होते हैं उसको हमको शुद्ध करना रहता है, तो जिसके लिए सूक्ष्म जीव ही महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। यहाँ पर हम वाहित मल की विधियाँ देखेंगे। वाहित मल की विधियाँ, दो विधियों के द्वारा इसको उपचारित किया जाता है। इसमें पहला विधि है फिजिकल ट्रीटमेंट, मतलब भौतिक विधियाँ, भौतिक रूप से इसका उपचार किया जाता है। दूसरा है बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जैविक रूप से इसका उपचार किया जाता है। भौतिक विधियों में क्या होता है कि इसमें मशीनों का उपयोग किया जाता है, जैसे बड़े बड़े टैंक बनाए जाते हैं, या यांत्रिक विधियों के द्वारा इस विधि से उपचार किया जाता है। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट के अंतर्गत जैविक रूप से किया जाता है, मतलब इसमें जीवों का यूज़ किया जाता है, जैसे कि सूक्ष्म जीवों का यूज़ करके वाहित मल को उपचार किया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि फिजिकल ट्रीटमेंट में कैसे किया जाता है। तो चलिए देखते हैं कि फिजिकली ट्रीटमेंट के द्वारा कैसे वाहित मल का उपचार किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले दिया हुआ है कि रॉ स्लज इन्फ्लुएंट, है ना। मतलब कि जो स्लज होते हैं, स्लज का मतलब होता है कि जो वाहित मल होते हैं उसमें पानी के अलावा जो कीचड़ युक्त मल होते हैं उसको स्लज कहा जाता है। तो इसमें स्लज को क्या करते हैं, इसमें बड़े बड़े टैंक बने होते हैं। तो जो सबसे पहला टैंक होता है जिसको प्री सेटलिंग टैंक कहा जाता है, इसमें लोहे की बड़ी बड़ी जालियां लगी होती हैं। इन जालियों से इस स्लज को क्या किया जाता है, गुजारा जाता है। तो इन जालियों में जो स्लज में उपस्थित कूड़ा करकट होते हैं, कचड़े होते हैं, और जो बड़े बड़े अन्य और चीज़ें होती हैं, है ना, वो क्या हो जाती हैं, यहाँ से अलग हो जाती हैं। प्री सेटलिंग टैंक में यही किया जाता है कि इसमें कूड़ा करकट, अन्य गंदगी को मल से अलग किया जाता है। अब अलग होने के पश्चात जो मल बचते हैं वो अगले टैंक में जाते हैं, स्लज एरेशन टैंक में जाते हैं, है ना। स्लज एरेशन टैंक जो होता है वहाँ पर एयर दिया जाता है इस टैंक में, और एयर में जो जीवाणु उपस्थित होते हैं वो क्या करते हैं, घुलित कार्बनिक पदार्थ का ऑक्सीकरण करते हैं। यहाँ पर जो स्लज आते हैं उसका क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है इस टैंक में। ऑक्सीकरण होने के पश्चात जो यहाँ पर मल होते हैं वो क्या हो जाते हैं, जो कार्बनिक पदार्थ उसमें उपस्थित होते हैं उसका विघटन हो जाता है। विघटन होने के पश्चात इसका फिल्ट्रेशन किया जाता है, मतलब उसको छाना जाता है। तो ये भी एक मशीन के द्वारा ही किया जाता है। इसमें इस कूड़ा करकट के बाद जो जल बचते हैं और उसमें कुछ कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं उनका यहाँ पर ऑक्सीकरण के द्वारा विघटन होता है। उसके बाद उस जल का क्या किया जाता है, यहाँ पर फिल्ट्रेशन किया जाता है। फिल्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पर दो प्रकार से चीज़ें प्राप्त होती हैं वाहित मल में। एक होता है एरोब्स ट्रीटेड वाटर, जो वायु के द्वारा, वायु में उपस्थित जो जीवाणु होते हैं उससे जो पानी क्या हो जा रहते हैं, उपचारित हो जाते हैं। उस पानी को क्लोरिनेशन या क्लोरिफिकेशन के द्वारा उस पानी को क्या किया जाता है, शुद्ध किया जाता है। शुद्ध करने के पश्चात वो पानी क्या हो जाता है, पूरी तरीक़ा से प्यूरिफाई हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। वाहित मल का जो पानी रहता है वो पूरी तरीक़ा से शुद्ध हो जाता है। शुद्ध होने के पश्चात उस पानी को कोई भी वाटर सोर्स जैसे कि रिवर हो गए, नदी तालाब में, उसमें छोड़ दिया जाता है। तो इस तरीके से वाहित मल का उपचार किया जाता है। तो उसमें अगर पानी को शुद्ध किया जाता है। उसके बाद दूसरे स्टेप में क्या होता है कि यहाँ पर जो वाटर रहते हैं वो जब उपचारित हो जाते हैं तो इस तरीके से क्रिया करते हैं। लेकिन यदि उस पानी में स्लज की मात्रा अधिक है, स्लज विथ सम वाटर, अब कुछ में क्या होता है कि स्लज अधिक होते हैं तो यहाँ पर दो तरीके से उसको फिल्ट्रेशन किया जाता है। जिसमें स्लज अधिक होता है उस वाटर को क्या करते हैं, फिर से स्लज डाइजेस्टर टैंक में डाल दिया जाता है। जहाँ पर स्लज का क्या होता है, डाइजेस्टर होता है, वो टैंक होता है जिसमें जीवाणु पहले से उपस्थित होते हैं, और वो क्या करते हैं, इस स्लज को विघटित करते हैं। विघटित करने के पश्चात ये स्लज क्या होते हैं, कुछ स्लज जो है वो पूरे तरीक़ा से विघटित होने के पश्चात ड्राइड स्लज प्राप्त हो जाते हैं। मतलब उसका क्या हो जाता है,
पूरी तरीक़ा से उसमें से वाटर अलग कर लिया जाता है और डाइजेस्टर के पश्चात वो स्लज क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं, जिसको ड्राइड स्लज कहा जाता है। फिर इस सूखे हुए स्लज को क्या करते हैं, खाद के रूप में खेतों में उपयोग किया जाता है। तो इस तरीके से इस जो स्लज होते हैं उसको पानी को अलग किया जाता है और उसके जो मतलब अधिक स्लज वाले पदार्थ होते हैं उसको ड्राई करके उसको खेतों में खाद के रूप में यूज़ किया जाता है। तो ये तो था फिजिकल ट्रीटमेंट। इस तरीके से यांत्रिक विधियों के द्वारा वाहित मल का उपचार किया जाता है। अगला हम देखेंगे बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। तो दूसरा देखते हैं बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। इसको जैविक उपचार कहा जाता है। इसके अंतर्गत क्या करते हैं कि यहाँ पर मशीनों का यूज़ नहीं किया जाता। यहाँ पर किसके द्वारा वाहित मल का उपचार किया जाता है, सूक्ष्म जीवों के द्वारा। सूक्ष्म जीवों को लिया जाता है और उनकी सहायता से जो वाहित मल होते हैं उसका उपचार किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारी विधियाँ होती हैं। गाँव में अलग और शहरों में अलग अलग विधियाँ अपनाई जाती हैं, जिसके अंतर्गत इसमें पहला विधि होता है, इसमें पहला विधि देखेंगे मलकुंड। इसमें पहला विधि है मलकुंड। मलकुंड जो होता है उसको सेस पुल कहा जाता है, सेस पुल। तो मलकुंड क्या होता है, यह एक टैंक ही होती है जो जनरली गाँव में यूज़ किया जाता है। ये है मलकुंड या सेस पुल। ये जो है अधिकतर गांव में ही यूज़ किया जाता है। यह एक टैंक होती है जो कि सीमेंट एवं कंक्रीट की बनी होती है। ये जो टैंक होता है वह ग्राउंड लेवल में तैयार किया जाता है, मतलब ज़मीन के नीचे तैयार की जाती है। इसमें ऊपर में एक ढक्कन के समान संरचना होती है जो कि ढक्कन ही होता है ना। और ये जो है वो ग्राउंड लेवल में बनता है। इसमें क्या होता है कि जब इस टैंक को बनाया जाता है, ज़मीन के नीचे जब इस टैंक को बनाया जाता है तो इसमें क्या होते हैं, बड़े बड़े छिद्र होते हैं, है ना, बहुत सारे छिद्र होते हैं। और इसमें एक इनलेट पाइप लगी होती है जिससे जो भी अपशिष्ट पदार्थ मल वगैरह हैं वो क्या होते हैं, यहाँ से अंदर जाते हैं। जब इस पाइप के द्वारा कोई भी मल अपशिष्ट पदार्थ इस टैंक में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है कि ये जो टैंक होता है वो इसको यूज़ करने से पहले सूक्ष्म जीवों के द्वारा उपचारित होते हैं, है ना। मतलब इसमें सूक्ष्म जीवों को पहले से डाल दिया जाता है, जैसे कि बैसिलस सबटाइलस ये एक जीवाणु होता है और ऐसे बहुत सारे जीवाणु हैं, उसको पहले से इसको उपचारित कर दिया जाता है। तो जब कोई भी मल इस इनलेट पाइप के द्वारा अंदर आती है तो क्या होता है कि वो इस टैंक में जाती है और नीचे में क्या होती है, पूरी तरीक़ा से जो मल रहता है वो बैठने लग जाते हैं, है ना। इस नीचे तली में जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, जो हैवी मटेरियल्स होते हैं, वो नीचे इस तली में बैठने लगते हैं। और जो इसमें वाटर होते हैं और जो गैसें होती हैं वो इस छिद्र के द्वारा ज़मीन में चले जाते हैं। मतलब मिट्टियों में क्या हो जाते हैं, वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं, है ना। वाटर जो है वो ग्राउंड लेवल के नीचे चले जाते हैं और फिर वो वाटर सोर्स के द्वारा फिर से उसका यूज़ हो जाता है। और जो मल बचते हैं, अपशिष्ट पदार्थ जो स्लज बचता है, वो इस टैंक में तली में नीचे बैठते जाते हैं और इस छिद्र के द्वारा वाटर और जो भी छोटे छोटे और जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो क्या हो सकते हैं, फिल्ट्रेशन हो सकता है उनका, वो बाहर निकल कर मिट्टियों में चले जाते हैं। उसके पश्चात इसमें जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो क्या करते हैं, इस मल को विघटित करते जाते हैं। फिर कुछ समय ऐसा आता है कि जब ये पूरे स्लज क्या हो जाते हैं, इस टैंक में भर जाते हैं। भरने के पश्चात इसको क्या किया जाता है, इस ढक्कन को खोलकर उसको पंप की सहायता से खाली कर दिया जाता है। उसके बाद फिर से वही प्रक्रिया होने लगती है। तो ये जो टैंक होता है वो इसको गांव में यूज़ किया जाता है, क्योंकि गांव में क्या होता है कि बड़े बड़े या ग्राउंड लेवल में नालियाँ नहीं होती हैं जिससे जो वाहित मल हो वो उस नालियों के द्वारा जा सके। इसलिए वहाँ पर क्या किया जाता है, ज़मीन में ही इस टैंक को डाल दिया जाता है और वहाँ पर इस तरीके से फिर वाहित मल का उपचार किया जाता है। तो आप यदि इसमें लिखना चाहते हैं कि मलकुंड क्या होता है तो आप लिख सकते हैं कि ये जनरली गांव क्षेत्रों में ही यूज़ किया जाता है, घरों में बनाया जाता है। ये सीमेंट एवं कंक्रीट की बनी होती है। इसमें इस सेस पुल को या मलकुंड को क्या करते हैं, यूज़ करने से पहले इसको सूक्ष्म जीवों से उपचारित कर दिया जाता है। ऐसे जीवाणुओं को लिया जाता है जो इस कार्बनिक पदार्थ जो मल होते हैं उसको विघटित कर सकें। उसके बाद इसमें एक पाइप होती है जिसको इनलेट पाइप कहा जाता है। यहाँ से मल जो है वो प्रवेश करते हैं।
प्रवेश करने के पश्चात जो मल स्लज होते हैं वो नीचे तली में बैठते जाते हैं और जो वाटर होते हैं वो इस छिद्र के माध्यम से बाहर आ जाते हैं, मतलब वो जमीन के अंदर चले जाते हैं वो, है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो ठोस स्लज होते हैं वो नीचे तली में बैठते जाते हैं और इनका सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटन होते जाता है। फिर कुछ वर्षों पश्चात क्या होता है कि जब ये टैंक भर जाते हैं तो इसको पंप की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है और इनके छिद्रों को भी साफ कर दिया जाता है ताकि जो वाटर है वो ग्राउंड लेवल पर चले जाए। तो इस तरीके से यहाँ पर मल को तैयार किया जाता है। दूसरा देखते हैं सेप्टिक टैंक। ये टैंक जो है वो भी ग्राउंड लेवल में ही तैयार किया जाता है, ज़मीन के नीचे बनाया जाता है और ये भी क्या होता है सीमेंट एवं कंक्रीट से ही बनाए जाते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें 2 पाइपें होती हैं, है ना। इसमें इसको शहरों के घरों में बनाया जाता है अधिकांशतः। तो इसमें इस टैंक के दोनों ओर क्या होती हैं पाइप लगी होती है। एक पाइप होती है इनलेट पाइप और दूसरी होती है आउटलेट पाइप। इसमें क्या होता है कि इनलेट पाइप के द्वारा जो भी अपशिष्ट पदार्थ मल है वो इस पाइप के द्वारा इस टैंक में आते हैं। टैंक में आने के पश्चात क्या होता है कि यहाँ पर जो सीवेज होते हैं उसका ठोस कार्बनिक पदार्थ नीचे तली में क्या होने लगते हैं बैठने लगते हैं और यहाँ पर पानी और स्लज आपस में मिलकर क्या होने लगते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा विघटित होते हैं। विघटन के पश्चात यहाँ पर जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो अपघटित हो जाते हैं और यहाँ पर गैस भी उत्पन्न होती है। तो गैस जो उत्पन्न होती है वो ऊपर पाइप के द्वारा वातावरण में चले जाता है, लेकिन जो ठोस कार्बनिक पदार्थ होते हैं वो नीचे तली में बैठते जाते हैं और यहाँ से इनलेट पाइप के द्वारा मल अंदर आता है। उसके पश्चात जो वाटर होते हैं तो वाटर जब पूरे टैंक में भरे रहते हैं, पहले से इस टैंक में वाटर जो है वो भरा रहता है और ये जो वाटर रहता है वो इनलेट पाइप के द्वारा और जो वाटर आते हैं तो वो फिर क्या होते हैं आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकल जाते हैं और वे बड़ी बड़ी नालियों में चले जाते हैं और जो भी मल बसते जाते हैं वो इस नीचे टैंक में बैठते जाते हैं। तो ये भी क्या है कुछ वर्षों पश्चात ये भी जब पूरा टैंक भर जाता है तो उसको ऊपर में बड़े बड़े ढक्कन लगे होते हैं जिसको कवर कहा जाता है। उस कवर को खोलने के बाद उसको पंप की सहायता से इस स्लज को बाहर निकाल दिया जाता है और उसको खाद के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये होता है सेप्टिक टैंक। अगली विधि होती है इसमें इन-हाफ टैंक। ये जो टैंक होता है वो 2 टैंकों से मिलकर बने होते हैं। नीचे अलग टैंक होता है और ऊपर में एक अलग टैंक होता है। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जो स्लज आते हैं वो जब इस टैंक में भरते हैं, है ना, इस टैंक में आते हैं और यहाँ पर ये जो टैंक होता है उसकी जो निचली सतह होती है वहाँ पर कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होते हैं जिससे जो स्लज होते हैं वो धीरे धीरे इस नीचे टैंक में आते जाते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जो स्लज हैं उनका डाइजेशन होता है ना। तो यहाँ पर वायु की अनुपस्थिति होती है। वायु की अनुपस्थिति में यहाँ पर जो सूक्ष्म जीव होते हैं वो इस चैम्बर से जो स्लज नीचे आते हैं उसका क्या करते हैं यहाँ पर विघटन करते हैं। विघटन के पश्चात यहाँ पर मेथेन गैस का निर्माण होता है ना, क्योंकि जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका जब विघटन होता है तो गैस निकलती है। तो जैसे कि यहाँ पर मेथेन गैस निकलती है, ये गैस पाइप होती हैं जिसकी सहायता से उसको क्या कर लिया जाता है एकत्रित कर लिया जाता है और उसका यूज़ ईंधन के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ पर जब स्लज पूरी तरीक़ा से जब भर जाता है ना, कुछ समय ऐसा आता है कि जब ये टैंक पूरी तरीक़ा से जब भर जाते हैं तो यहाँ पर एक स्लज पाइप लगी होती है और ये भी एक पाइप होता है जो पहले से यहाँ पर बना दिया जाता है। तो इन दोनों पाइप की सहायता से क्या करते हैं, जब ये टैंक भर जाता है तो इस स्लज को पाइप की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद फिर से इसको पूरी तरीक़े से साफ़ कर दिया जाता है और फिर से यहाँ पर इस चैम्बर में सबसे पहले मल आता है। ये धीरे धीरे करके इस नीचे टैंक में जाते हैं। यहाँ पर अनॉक्सी जीवाणुओं के द्वारा मलों का डाइजेशन होता है, विघटन होता है। उसके पश्चात यहाँ से जो गैस निकलती हैं उसको एकत्रित कर लिया जाता है ईंधन के रूप में और धीरे धीरे जो स्लज रहते हैं ठोस कार्बनिक पदार्थ वो यहाँ पर जमते जाते हैं, नीचे तली में बैठते जाते हैं। ये टैंक जब ओवरफ्लो हो जाता है तो फिर से इस पाइप के द्वारा पंप के द्वारा इस स्लज को निकाल लिया जाता है। तो इस तरीके से ये 3 विधियाँ होती हैं जिसके द्वारा वाहित मलों का उपचार किया जाता है। आगे देखते हैं ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव।
इससे पहले तक वाहित मल के लिए कैसे सूक्ष्म जीव योगदान देते हैं ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कि ऊर्जा उत्पादन में सूक्ष्म जीव कैसे भूमिका निभाते हैं। तो हमको पता है कि एनर्जी का जो मुख्य स्रोत होता है वो क्या है, सनलाइट है ना। सूर्य से ही मेन एनर्जी हमको प्राप्त होती है। तो सूर्य का जो एनर्जी प्राप्त होता है उसका केवल 10% ही जीवों के द्वारा यूज किया जाता है ना। सूर्य से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसका केवल 10% ही यूज जीवों के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर जो सनलाइट से एनर्जी प्राप्त होती है उसका केवल 10% ही यूज जीवों के द्वारा किया जाता है। तो बाकी जो एनर्जी प्राप्त होता है जीवों को वो उनको जैविक स्रोतों से प्राप्त होता है ना। तो यहाँ पर जैविक स्रोतों से प्राप्त ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहा जाता है। क्योंकि जो सनलाइट की जो एनर्जी होती है उसका पूरा यूज़ पेड़ पौधे ही करते हैं और केवल जीवों को 10% ही एनर्जी मिलता है। तो यहाँ पर जीवों को और अधिक एनर्जी के लिए जैविक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जैविक स्रोतों से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसको जैव ऊर्जा कहा जाता है या बायो एनर्जी कहते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बायोगैस। तो हम यहाँ पर बायोगैस को पढ़ेंगे। बायोगैस गैसों का मिश्रण होता है। इसमें बहुत सारी गैसें आपस में मिलकर बायोगैस या जैव गैस का निर्माण करते हैं। तो इसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं? इसमें होता है CH4 जिसको मीथेन कहा जाता है, मीथेन गैस होती है, CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैसें होती हैं, ऑक्सीजन होता है और नाइट्रोजन भी इसमें पाए जाते हैं। इसी प्रकार से ऑक्सीजन, तो ये सभी गैसें आपस में मिलकर क्या कर लेते हैं, एक मिश्रण तैयार करते हैं। इसी गैसों के मिश्रण को ही जैव गैस या बायोगैस कहा जाता है। दोनों किए साथ में मिलकर। और इस बायोगैस को तैयार करने के लिए एक डाइजेस्टर टैंक होता है ना। इस बायोगैस को तैयार करने के लिए एक गैस डाइजेस्टर टैंक बनाया जाता है जिसको कहा जाता है बायोगैस संयंत्र। ये क्या है, एक गैस डाइजेस्टर होता है, गैस डाइजेस्टर टैंक होता है जहाँ पर इन गैसों के माध्यम मतलब जो जैविक होते हैं, जैविक जो स्रोत होते हैं उन सभी चीज़ों को इस टैंक में डाल दिया जाता है। जैसे कि गोबर हो गया, मल मूत्र हो गए, उन सभी चीज़ों को इस टैंक में डाला जाता है। इस टैंक में डालने के पश्चात उसमें विभिन्न प्रकार के गैसों का उत्पादन होता है और ये सभी मिश्रणों को बायोगैस या जैव गैस कहा जाता है। तो इसकी विधियां देखेंगे हम कि किस तरीके से बायोगैस तैयार किया जाता है। इस संयंत्र होता है वहाँ पर क्या क्या चीज़ों का यूज़ किया जाता है उसको हम सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं। तो बायोगैस संयंत्र में जंतुओं का ही मल मूत्र को लिया जाता है ना। तो जंतुओं व मानव मूत्र और जो पशु होते हैं उनके गोबर, उनके मल मूत्र और जो कृषि कार्य में जो अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकलते हैं, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ जैसे कि बहुत सारे खरपतवार निकलते हैं और जब जो पैरा वगैरह होता है ना, ये सभी क्या है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ कृषि कार्य से भी निकलते हैं। वो हो गए ग्रामीण एवं शहरी अपशिष्ट और जो भी खरपतवार होते हैं
इन सभी को क्या किया जाता है, मिश्रण करके, है ना, इन सभी का मिश्रण इस टैंक में डाला जाता है। हाँ, यह एक बायोगैस संयंत्र का संरचना है। इसमें क्या होता है कि जो भी मानव या जंतुओं के जो गोबर, मल मूत्र और जो भी खरपतवार वगैरह ग्रामीण एवं शहरी जो भी अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सब चीज़ों को इस टैंक में डाला जाता है। यहाँ पर क्या होता है कि कुछ जीवाणु हैं जो उत्पन्न होते हैं और इनका विघटन करते हैं। विघटन करने के पश्चात इनमें से गैसें उत्पन्न होती हैं जिसको ईंधन के रूप में यूज़ कर लिया जाता है, और जो भी स्लज वगैरह जो बचते हैं उसको एक टैंक के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो यहाँ पर सभी चीज़ों के लिए अलग अलग चीज़ें होती हैं। यहाँ पर क्या होता है, ये जो बायोगैस संयंत्र है तो ये जो है वो ग्राउंड लेवल पर तैयार किया जाती है। इसका जो गैस होल्डर होता है, जो ये वाला जो संरचना होता है, ये जो संरचना होती है सिर्फ यहाँ तक, ये ऊपर वाला भाग ये जो है वो ज़मीन के ऊपर होती है। उसके पश्चात यहाँ से लेकर पूरे नीचे वाला भाग जो है वो ग्राउंड लेवल पर होता है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें 2 पाइपें लगी होती हैं, जिसमें से एक पाइप जो होता है वह क्या होता है, आउटलेट पाइप होता है, इनलेट पाइप होता है। इसको क्या कहते हैं, इनलेट पाइप इसमें लगी होती है, और इधर जो लगा होता है उसको आउटलेट पाइप कहा जाता है। तो इस पाइप के द्वारा यहाँ पर एक टंकी के समान संरचना बनी होती है, जिसमें गोबर और जो भी मल मूत्र है उसको यहाँ पर डाला जाता है। डालने के पश्चात क्या करते हैं कि इसमें जो एक पाइप लगी होती है, ये पाइप, इसका ऊपरी सिरा जो है वो थोड़ा चौड़ा होता है। उसके बाद ये धीरे धीरे संकरे होते हुए यहाँ से वो जुड़े होते हैं। इसको डोम कहा जाता है। ये जो संरचना दिखाई दे रहा है इसको क्या कहते हैं, डोम कहा जाता है, जो कि सीमेंट एवं कंक्रीट की ही बनी होती है। तो यहाँ जब इस टैंक में गोबर एवं मल मूत्र को डाला जाता है, यहाँ से ये इस पाइप के द्वारा कहाँ आते हैं, इस डोम में आ जाते हैं। यहाँ पर वो सभी मल मूत्र और जो भी अपशिष्ट पदार्थ है वो यहाँ पर क्या होते हैं, इकट्ठा होते हैं। और जो गोबर होते हैं उसमें एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है मेथेनोजन जीवाणु, जो कि कैटल्स में पाए जाते हैं। उनके प्रथम अमाशय में पाया जाता है, जिसको क्या कहा जाता है, रूमेन कहा जाता है। कैटल्स का जो पशु होते हैं, पशु के प्रथम अमाशय में क्या पाया जाता है, जिसको रूमेन कहा जाता है। प्रथम अमाशय को रूमेन कहते हैं क्योंकि एक ऐसे फोल्डेड स्ट्रक्चर में होती है। इस अमाशय में एक जीवाणु पाया जाता है जिसका नाम है मेथेनोजन। ये मेथेनोजन जीवाणु जो है वो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। इसीलिए तो गोबरों का यूज़ कंडे बनाने में किया जाता है और वह एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। तो मेथेनोजन जो है वो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं और यह एक ज्वलनशील गैस होता है। तो इस मल मूत्र गोबर में पहले से क्या उपस्थित होते हैं, वो जीवाणु उपस्थित होते हैं, जो यहाँ पर जाने के बाद यहाँ पर वायु अनुपस्थित होता है। तो वायु की अनुपस्थिति में वो मेथेनोजन गैस क्या करते हैं, यहाँ पर जो इकट्ठे हुए अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसको विघटित करते हैं। विघटित करने के पश्चात यहाँ पर सबसे अधिक मीथेन गैस निकलता है, जो किसके कारण से होते हैं, मेथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, वो मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं। ये गैस क्या होते हैं, ऊपर जाकर यहाँ पर एक पाइप लगी होती है, इस पाइप की सहायता से वो गैस क्या होते हैं, बाहर एकत्रित होने लगते हैं और उसको फिर ईंधन के रूप में यूज़ किया जाता है। तो गैसें जो हैं वो इस पाइप के द्वारा क्या हो जाती हैं, बाहर चले जाती हैं। इसको गैस पाइप कहा जाता है। इस पाइप के द्वारा गैसें बाहर निकलती हैं। उसके पश्चात जो भी यहाँ पर अपशिष्ट पदार्थ जो बच जाते हैं, स्लज जो बचता है, वो इस आउटलेट पाइप के द्वारा पंपों की सहायता से बाहर निकाल दिया जाता है। तो यहाँ पर बायोगैस संयंत्र में जो जीवाणुओं का यूज़ होता है उस जीवाणु का नाम है मेथेनोजन। तो इसमें एक मेथेनोजन तो वैसे पूरे जीवाणुओं को कहा जाता है, लेकिन यदि इसमें हम नाम देखेंगे तो मेथेनोबैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, मीथेन गैस उत्पन्न करते हैं और यही जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को विघटित करने में मदद करते हैं। फिर इनसे गैस तैयार किया जाता है और जो भी स्लज बचते हैं उसको आउटलेट पाइप के द्वारा बाहर निकालकर उसको खाद के रूप में खेतों में यूज़ किया जाता है। तो इस तरीके से बनाया जाता है बायोगैस संयंत्र। यह एक सीमेंट और कंक्रीट की बनी होती है। अब यदि इसका
उपयोग देखेंगे या इसके महत्व देखते हैं तो जो बायोगैस होता है वो एक ईंधन गैस उत्पन्न करते हैं। तो ये जो है वो ईंधन के लिए यूज़ किया जाता है जिससे लकड़ियों की बचत होती है और इसका उपयोग जो है वो खाना बनाने के लिए भी किया जाता है। बायोगैस संयंत्र के द्वारा जो स्लज निकलते हैं उसको सुखाकर खाद के रूप में भी इसका यूज़ किया जाता है। यहाँ पर जो अधिक मात्रा में अपशिष्ट पदार्थ होते हैं उसका उपयोग कर लिया जाता है और इसके कारण से क्या होता है कि जो बाहर पर्यावरण है वो प्रदूषित होने से बच जाते हैं। इसका जो गैस निकलता है वो ईंधन के साथ साथ तो एनर्जी के लिए भी ये उपयोग में आते हैं। जैसे कि इसके द्वारा स्ट्रीट लाइट जो सड़कों पर लाइट लगी रहती है उसके लिए भी हम बायोगैस संयंत्र का ही यूज़ कर सकते हैं और इससे डीजल वगैरह भी बनाने में कुछ मदद मिलती है। तो इस तरीके से ये बायोगैस संयंत्र के महत्व हैं।